हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी में कवक जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कवक जगत। कवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैस्पर्ड बोहिन ने किया था। कवक शब्द किसने दिया था? गैस्पर्ड बोहिन ने। कवक जगत को 5 जगत वर्गीकरण में R.H. विटेकर ने जोड़ा था और कवक जगत के अध्ययन को माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी कहते हैं। कवक जगत के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी। कवक विज्ञान के जनक माइकेली कहे जाते हैं, जबकि भारतीय कवक विज्ञान के जनक बटलर और आधुनिक कवक विज्ञान के जनक एंटोनी डी बेरी कहे जाते हैं। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपको याद रखना है। अब हम कवक के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन की। और इसमें ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित रहता है। कवक में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिर्फ डीएनए होता है, इसमें आरएनए नहीं होता है। कवक में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, इस कारण यह परपोषी होती हैं। कवक में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, इस कारण यह परपोषी होते हैं। कवक प्रकृति के महत्वपूर्ण अपघटक हैं। प्रकृति के महत्वपूर्ण अपघटक कौन है? कवक। और कवक के बाद दूसरे नंबर की अपघटक बैक्टीरिया माने जाते हैं। कवक जगत के जीव बहुकोशिकीय या यूकैरियोटिक होते हैं। कवक जगत के जो जीव हैं वह बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक वह हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक वह हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अब हम कवक की संरचना के बारे में जानेंगे। कवक के एक तंतु को हाइफा कहते हैं। कवक के जो एक तंतु है उसे क्या कहा जाता है? हाइफा। और कवक के तंतुओं के जाल को माइसीलियम कहते हैं। बहुत सारी तंतु मिलकर या हाइफा मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं और कवक की धागेनुमा संरचना को हाइफी कहते हैं। कवक के एक तंतु को हाइफा कहते हैं और कवक की धागेनुमा संरचना को हाइफी कहा जाता है। जो कवक के तंतु हैं उनके अनेक भाग हैं, जैसे राइजोम, स्टूलन और सेबलियोस्पोर। राइजोम कवक की जड़ वाली भाग को कहते हैं, स्टूलन कवक की सतह वाली भाग को कहते हैं और स्पोरोजोफोर कवक के ऊपर वाली भाग को कहते हैं। यह सभी आपको याद रखना है। कवक समूह बनाकर ऊतक जैसे दिखते हैं और इस ऊतक जैसी संरचना को प्लेक्टन काइमा कहते हैं। कवक समूह बनाकर ऊतक जैसे दिखते हैं और इस ऊतक जैसे दिखने वाले कवक को प्लेक्टन काइमा कहते हैं। अब हम कवक में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। सभी प्रकार के कवक परपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस कारण यह परपोषी होते हैं। अब परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सहजीवी, एक होते हैं परजीवी और एक होते हैं मृतोपजीवी। सहजीवी वह हैं जो दूसरों जीवों के साथ संबंध बनाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं और सहजीवी कवक का उदाहरण है लाइकेन। परजीवी कवक वह हैं जो दूसरों जीवों के शरीर में या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिगो पक्सिनिया कवक। और मितोपजीवी कवक वह हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे राइबोसम, पेनिसिलियम। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम कवक में जनन के बारे में देखेंगे। वह कवक जो केवल अलैंगिक जनन करता है उसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं और वह कवक जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन करता है उसे परफेक्ट फंजाई कहते हैं। कवक के जनन अंग को जेमेंटाइजिया कहते हैं। कवक के जनन अंग को क्या कहते हैं? जेमेंटाइजिया। और कवक के मेल सेक्सुअल ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओग्निया कहते हैं। कवक में लैंगिक जनन
दो केंद्रकों का युग्मन द्वारा होता है। कवक में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है? दो केंद्रकों के युग्मन द्वारा। और कवक में अलैंगिक जनन क्लेमिडोस्पोर के निर्माण के द्वारा होता है। कवक में लैंगिक जनन तीन प्रक्रिया से गुजरता है। एक है प्लाज्मोगेनी, एक है क्रायोनेमी और एक है माइटोसिस। यह सभी आपको याद रखना है। अब हम उत्पत्ति के आधार पर कवक को देखेंगे। मिट्टी पर उगने वाली कवक को टेरिकोलस कहते हैं। जो कवक मिट्टी पर उगते हैं उन्हें टेरिकोलस कहा जाता है। पौधों और पेड़ पौधों की छालों पर उगने वाली कवक को कॉर्टिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाली कवक को कोरफोलियस कहते हैं। पत्थर पर उगने वाली कवक को सेक्सिकुलस कहते हैं। लकड़ी पर उगने वाली कवक को लिग्नोकुलस कहते हैं। और नाखूनों और बालों पर उगने वाली कवक को केरिनेटोफिलिक कहते हैं। और हमारे नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम यीस्ट या खमीर के बारे में पढ़ेंगे। यीस्ट या खमीर एक प्रकार का कवक है। यीस्ट की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी और यह एक कोश के कवक है। यीस्ट कौन सा कवक है? एक कोश के कवक, लेकिन ज्यादातर कवक बहुकोश के होते हैं। यह एक अपवाद है, इसलिए आपको इसके बारे में याद रखना है। यीस्ट का प्रयोग बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है और इसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। यीस्ट के द्वारा स्टार्च को शुगर में और शुगर को अल्कोहल और CO2 में बदलकर बेकिंग इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। यीस्ट सबसे सूक्ष्म कवक है और सबसे बड़ा कवक जाइंट फफबॉल है। सबसे सूक्ष्म कवक कौन सा है? यीस्ट। और सबसे बड़ा कवक जाइंट फफबॉल है। अब हम पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है और यह पेनिसिलियम नोनिटम कवक से बनी थी। यह 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। पेनिसिलिन का निर्माण किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 या 28 में। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जीवाणुओं को मारने का काम करता है और उनकी वृद्धि को रोकता है। अब कुछ कवक के अन्य नाम हैं, जैसे म्यूकर। म्यूकर को डगमूल्ड, ब्लैकमूल्ड और पिनमूल्ड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से राइजोपस को ब्रेडमूल्ड, ब्लैकमूल्ड और पिनमूल्ड के नाम से जाना जाता है। और पेनिसिलियम को ब्लूमूल्ड या नीला फफूंद के नाम से जाना जाता है। अब हम कवक के उपयोगों को देखेंगे। जहरीली कवक के नाम है एमिनिटा और बोलेटस। एनिमिटा और बोलेटस यह दोनों जहरीले कवक हैं। खाने योग्य कवक के नाम है एगिरिकस और मोर्सिला। एगिरस और मोर्सिला यह खाने योग्य कवक के नाम है। न्यूरोसमूरा कवक का उपयोग आनुवांशिक प्रयोग में होता है और LSTD उत्पादन करने वाले कवक है एग्रोथ कवक। LSTD एक नशीला पदार्थ है और इसका उत्पादन करने वाले कवक कौन से हैं? एर्गोट कवक। यह थे कवक के उपयोग। अब हम कवक से होने वाले रोगों को जानेंगे। कवक से मनुष्यों में खाज, दाद, गंजापन, एथलीट फूड नामक बीमारी होती है। कवक से मनुष्यों में खाज, दमा, दाद, गंजापन और एथलीट फूड नामक बीमारी होती है। खाज एस्केरस स्केपीज नामक कवक से होती है। दमा एस्परजिलस फ्लूगमेंट कवक के कारण होती है। दाद ट्राइकोफाइटोन लेस्कुयस कवक के कारण होती है। गंजापन टीनिया कैपिटिस कवक के कारण होती है। और एथलीट फूड बीमारी टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण होती है। कवक से पौधों में भी अनेक रोग होते हैं, जैसे गेहूं का ढीला स्मृत रोग, क्रूसीफरस का सफेद रस्ट रोग, गेहूं, अंगूर और मटर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग, राई और बाजरा का अर्बुद रोग और गेहूं का काला, पीला, भूरा व लाल रस्ट रोग। गेहूं का ढीला स्मृत रोग ओस्टिल्गो कवक के कारण होता है। क्रूसीफरस का सफेद रस्ट रोग एल बुल्गो कवक के कारण होता है। राई और बाजरा का अर्बुद रोग क्लेविसेप्स के कारण होता है। और गेहूं का काला, पीला, भूरा और लाल रस्ट रोग पक्सिनिया कवक के कारण होता है। इसके अलावा गेहूं का टिंडू रोग, ट्रांकरों का डेपिंग रोग,
आलू का मस्का रोग, आलू का अंगमारी रोग, यह सभी रोग कवक से होते हैं। कवक से मूंगफली का टिंका रोग, गन्ने का लाल अपक्षय रोग, धान का प्रध्वंसक रोग, धान का भूरी अर्ध चिट्टी रोग, सरसों का सफेद रस्ट रोग और आलू का पछेला अंगमारी रोग, यह सभी कवक से होते हैं। अब हम कवक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। कवक शब्द का अर्थ मशरूम होता है। सारे ही कवक मशरूम नहीं कहे जाते हैं, लेकिन सामान्यतः कवक शब्द का अर्थ क्या होता है? मशरूम। पादप जगत का ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा कवक को। कवक के ड्यूरोमाइसिस समूह को अपूर्ण कवक कहा जाता है, क्योंकि कवक के ड्यूरोमाइसिस समूह में केवल अलैंगिक जनन होता है और जिनमें अलैंगिक जनन होता है उन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है। कवक व उच्च पादपों के बीच सहजीवी संबंध को माइकोरहाइजी कहते हैं। कवक व उच्च पादपों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? माइकोरहाइजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं।